हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी क्लास 9th का चैप्टर वर्किंग इंस्टीट्यूशन का नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, यानी प्रधानमंत्री के जो अधिकार हैं वो आज हमारे इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट से वेरी मच अबाउट द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर और द मिनिस्टर्स और देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर. But as the head of the government, the Prime Minister has wide-ranging powers. He chairs cabinet meetings, he coordinates the work of different departments. His decisions are final in case of disagreement arises between departments. संविधान में हम कहें कि प्रधानमंत्री या मंत्रियों के अधिकारों या एक दूसरे से उनके संबंध के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन सरकार के प्रमुख के नाते जो है प्रधानमंत्री के व्यापक अधिकार होते हैं। वह कैबिनेट की बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय हम कहेंगे करते हैं। विभाग के विवाद के मामले में उनका निर्णय अंतिम माना जाता है। वह विभिन्न विभागों की सामान्य निगरानी करता है। सारे मंत्री उसी के नेतृत्व में काम करते हैं। He exercises general supervision of different ministries. All ministers work under his leadership. The Prime Minister distributes and redistributes work to the ministers. He also has the power of dismiss ministers. When the Prime Minister quits, the entire ministry quits. कि हम कहें कि प्रधानमंत्री जो है मंत्रियों को काम का वितरण तथा पुनर्वितरण करता है। उसे किसी भी मंत्री को बर्खास्त करने का भी अधिकार होता है। जब प्रधानमंत्री अपना पद छोड़ता है तो पूरा मंत्रिमंडल इस्तीफा दे देता है। Thus, if the cabinet is the most powerful institution in India, within the cabinet it is the Prime Minister who is the most powerful. The powers of the Prime Minister in all the parliamentary democracies of the world have increased so much in the recent decades that parliamentary democracies are sometimes seen as prime minister's ministerial form of the government, as political party have to play a major role in politics. हम कह सकते हैं कि इस तरह भारत में कैबिनेट जो होता है सबसे अधिक प्रभावशाली सदस्य संस्था है। तो कैबिनेट के भीतर सबसे प्रभावशाली व्यक्ति प्रधानमंत्री होता है। दुनिया के सभी संसदीय लोकतंत्रों में हम कहें कि प्रधानमंत्री के अधिकार हाल के दशकों में इतने बढ़ गए हैं कि संसदीय लोकतंत्र को कभी कभी सरकार का प्रधानमंत्री रूप भी कहा जाने लगा है। राजनीति में राजनीतिक दलों पार्टियों की भूमिका बढ़ने के साथ ही प्रधानमंत्री पार्टी के जरिए कैबिनेट और संसद को नियंत्रित करने लगा है। इसी के साथ हम कहें कि the media also contributes to this trend by making politics and election as a competition between top leaders of the parties. In India too, we have seen such a tendency toward the concentration of powers in the hands of the Prime Minister. Jawaharlal Nehru, the first Prime Minister of India, exercised enormous authority because he had great influence over the public. Indira Gandhi was also a very powerful leader compared to her colleagues in the cabinet. Of course, the extent of the powers wielded by a prime minister also depends on the personality of the person who holds that position. कि हम कहें कि मीडिया राजनीति और चुनाव को पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा के रूप में पेश करके इस रुझान में अपना योगदान करती है। भारत में भी हमने प्रधानमंत्री के पास ही सारे अधिकार सीमित करने की प्रवृत्ति देखी है। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने ढेर सारे अधिकारों का इस्तेमाल किया क्योंकि उनका जनता पर बहुत अधिक प्रभाव था। इंदिरा गांधी भी कैबिनेट के अपने सहयोग की तुलना में हम कहें कि बहुत ज़्यादा प्रभावशाली थी। जाहिर है कि किसी भी प्रधानमंत्री का अधिकार उस पद पर बैठे व्यक्ति के अस्तित्व पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से अपनी पर्सनालिटी के थ्रू अपनी पावर का इस्तेमाल करता है। However, in recent year, the rise of politics has imposed certain constraints on the power of the Prime Minister. The Prime Minister of a coalition government cannot take decision as he likes. He has accommodate different groups of the factions in his party as well as among alliances partners. He also has to
heed to the views and positions of the coalition's partners and other parties. On those supports, the survival of the government depends. कि हम कहें कि लेकिन हाल ही के वर्षों में भारत में गठबंधन की राजनीति के उभार से प्रधानमंत्री के अधिकार कुछ हद तक जो है सीमित हो गई। यानी जब गठबंधन की सरकार बनती है तो वहाँ पे जो पावर्स होती हैं वो लिमिट में आ जाती हैं। गठबंधन सरकार का प्रधानमंत्री अपनी मर्जी से फैसले नहीं कर सकता है। उसे अपनी पार्टी के भीतर विभिन्न समूहों और गुटों के साथ गठबंधन के साझीदारों की राय भी माननी होती है। जब हम कहें कि जब जो प्रधानमंत्री है वो गठबंधन की सरकार से बनता है तो वो फिर अपना स्वतंत्र होकर डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसके अलावा जो है उसे गठबंधन के साझेदारों और दूसरी पार्टियों के विचारों और स्थितियों को भी देखना होता है। आखिर उन्हें समर्थन के आधार पर ही जो है हम कहें कि सरकार टिकी होती है, क्योंकि अगर वो अपना समर्थन हटा लेंगे तो सरकार गिर भी सकती है। अब नेक्स्ट में हमारे पास आते हैं द प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति। वाइल द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट. In our political system, the head of the state exercises only nominal powers. The president of the India is like the Queen of Britain, whose functions are to a large extent ceremonial. The president supervises the overall functioning of the political institution in the country so that they operate in harmony to achieve the objectives of the state. कि हम कह सकते हैं कि एक और जहाँ प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है वहीं राष्ट्रपति राष्ट्रीय अध्यक्ष होते हैं। हमारी राजनीतिक व्यवस्था में राष्ट्रपति केवल नाम के अधिकारों का प्रयोग करता है। भारत का राष्ट्रपति ब्रिटेन की महारानी की तरह होता है जिसका काम आलंकारिक अधिक होता है। राष्ट्रपति देश की सभी राजनीतिक संस्थाओं के काम की निगरानी करता है ताकि वे राज्य के उद्देश्यों को हासिल करने के लिए मिलजुल कर काम कर सकें। इसी तरीके से हम कह सकते हैं द प्रेसिडेंट इज़ नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल, कि राष्ट्रपति का चयन जो है जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से नहीं किया जाता है। द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट, जितने भी MPs होते हैं वो उनको इलेक्ट करते हैं, एंड द इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड हर. अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट्स पोस्ट हैज़ टू get a majority of votes to win the election. This ensures that the president can be seen to represent the entire nation. At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the prime minister can. This ensures that she remains only a nominal executive. कि हम कह सकते हैं संसद सदस्य और राज्य की अन्य विधानसभाओं के सदस्य उसे चुनते हैं। राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को चुनाव जीतने के लिए बहुमत हासिल करना होता है। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, लेकिन राष्ट्रपति उस तरह से प्रत्यक्ष जनादेश का दावा नहीं कर सकता जिस तरह से प्रधानमंत्री। इससे यह तय हो जाता है कि राष्ट्रपति कहने मात्र के लिए कार्यपालक की भूमिका निभाता है। The same is true of the powers of the president. If you casually read the constitution, you would think that there is nothing that she cannot do. All governmental activities take place in the name of the president. All law and major decisions of the government are issued in her name. All major appointments are made in the name of the president. These includes the appointment of Chief Justice of India, the judges of the Supreme Court and the High Courts of the states, the governor of the states, the election commissioner, the ambassadors to the other countries, etc. All international territories and the agreements are made in the name of the president. The president is the supreme commander of the defense force of the India. कि हम कह सकते हैं कि राष्ट्रपति के अधिकारों के मामले में यह भी बात लागू होती है कि अगर आप संविधान को सरसरी तौर पर पढ़ें तो आप सोचेंगे कि ऐसा कुछ नहीं है जो राष्ट्रपति न कर सकें। सारी गतिविधियां राष्ट्रपति के नाम पर ही की जाती हैं। सारे कानून और सरकार के प्रमुख नीतिगत फैसले उसी के नाम पर जारी होते हैं। सभी प्रमुख नियुक्तियाँ जो होती हैं, अपॉइंटमेंट्स जो होते हैं, राष्ट्रपति के नाम पर ही होते हैं। वह भारत के मुख्य न्यायाधीश होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय है, राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, राज्यपालों, चुनाव आयुक्तों और दूसरे देशों के राजदूतों के भी जो है आदि को भी वो राष्ट्रपति जो होते हैं वही नियुक्त करते हैं। सभी अंतर्राष्ट्रीय संधि समझौते उसी के नाम से होते हैं। भारत में रक्षा बलों का सुप्रीम जो कमांडर है वो राष्ट्रपति ही होता है।
यानी ओवरऑल अगर हम देखने के लिए कहें तो बहुत सारे पावर्स इनके पास होते हैं, लेकिन ना ये जो पावर्स होते हैं वो सिर्फ नाम के लिए होते हैं, इनका एक्चुअल जो यूज़ होता है वो प्रधानमंत्री करते हैं. But we should remember that the president exercise all these powers only on the advice of council of ministers. The president can ask the council of ministers to, but if the same advice is given again, she is bound to act accordingly to it. Similarly, a bill passes by the parliament becomes a law only after the president gives assent to it. If the president wants, she can delay this for some time and send the bill back to the parliament for reconsideration. But if parliament passes the bill again, she has to be sign it. कि हम कह सकते हैं कि लेकिन हमें यह याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति उन अधिकारों का इस्तेमाल मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है. राष्ट्रपति मंत्री परिषद को अपनी सलाह को जो है मानने के लिए कह सकता है, लेकिन मंत्रिपरिषद जब तक उसके बारे में सोचती है तभी वो अपना फैसला देती है. इसी प्रकार संसद द्वारा पारित कोई भी जो विधेयक होता है वो राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ही कानून बनता है. लेकिन अगर राष्ट्रपति चाहे तो उसे कुछ समय के लिए वो रोक सकता है. वह विधेयक पर पुनर्विचार के लिए उसे संसद में वापस भी भेज सकता है, लेकिन अगर संसद दोबारा विधेयक पारित करती है तो उसे उस पर हस्ताक्षर करने ही पड़ेंगे. यानी कि यहाँ पर भी जो है कि जो पावर्स है वो मिनिस्टर्स के पास चली जाती है. So you may wonder what does the president really do? Can she do anything on her own at all? There is one very important thing she should do on her own. Appoints the prime ministers when a party or coalitions of parties secures a clear majority in the elections. The president has to be appointed the leaders of the majority party or the coalitions that enjoys majority support in the Lok Sabha. When no party coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises her discretions. The president appoints a leader who, in her opinion, can muster majority support in Lok Sabha. In such a case, the president can ask the newly appointed prime minister to prove majority support in the Lok Sabha within a स्पेसिफाइड टाइम. कि हम कह सकते हैं कि तो आप सोच रहे होंगे कि राष्ट्रपति आखिर करता क्या है. क्या वह अपने विवेक से कुछ भी नहीं कर सकता है या कुछ भी कर सकता है? एक महत्वपूर्ण चीज़ है जो उसे स्वयं विवेक से करनी चाहिए. प्रधानमंत्री की नियुक्ति. जब कोई पार्टी या गठबंधन चुनाव में बहुमत हासिल कर लेता है तो राष्ट्रपति के पास कोई विकल्प नहीं होता. उसे लोकसभा में हम कहें कि बहुमत वाली पार्टी या गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करना होता है. जब किसी पार्टी या गठबंधन को लोकसभा में बहुमत हासिल नहीं होता तो राष्ट्रपति उसे अपने विवेक से काम लेता है. वह ऐसे नेता को नियुक्त करता है जो उसकी राय में लोकसभा में बहुमत जुटा सकता है. ऐसे मामले में राष्ट्रपति नव नियुक्त प्रधानमंत्री से एक हम कहें कि तय सीमा के भीतर लोकसभा में बहुमत साबित करने के लिए भी जो है वो कह सकते हैं. अब हम आगे चलते हैं तो इसमें आपका आता है द जुडिशरी यानी कि दिया आपकी जो है न्यायपालिका. लेट्स रिटर्न ऑन द फाइनल टाइम टू द स्टोरी of its momentum that we started with. This time let us not recall the story but imagine how different the story could have been. Remember, the story came to be unsatisfactory and because the Supreme Court gave a verdict that was accepted by everyone. Imagine what would have happened in the following situations. इस बार भी हम सरकारी आदेश की उसी कहानी की ओर लौटते हैं जिससे हमने क्या की थी, इस पाठ की शुरुआत की थी. इस बार हम कहानी को याद नहीं करेंगे, बस यह कल्पना करेंगे कि कहानी कितनी अलग हो सकती थी. याद कीजिए कि इस कहानी का उस समय संतोषजनक अंत हो गया जब सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया. इसे हर किसी ने स्वीकार कर लिया था. कल्पना कीजिए कि निम्नलिखित परिस्थितियां अगर होती तो क्या होता. इफ़ देयर वॉज नथिंग लाइक अ सुप्रीम कोर्ट इन द कंट्री, कि देश में अगर सर्वोच्च न्यायालय जैसा कुछ नहीं होता तो क्या उस के ऊपर जो फैसला लिया गया, जो डिसीज़न लिया गया, जो सब ने स्वीकार किया, कैसा हो पाता. इवन इफ़ देयर वॉज अ सुप्रीम कोर्ट इफ़ इट हैड नो पावर टू जज एक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट, कि सर्वोच्च न्यायालय तो होता पर उसके पास में सरकार की कार्रवाइयों को आंकने का अधिकार नहीं होता, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता. फिर हम अगर कहें कि इवन इफ़ इट हैड द पावर्स, इफ़ नो वन ट्रस्टेड द सुप्रीम कोर्ट टू गिव
फेयर कि उसे अधिकार तो होता मगर सर्वोच्च न्यायालय पर कोई निष्पक्ष न्याय की उम्मीद नहीं रखता, यानी जनता का जो विश्वास है वो सुप्रीम कोर्ट पर नहीं होता, तो उस सिचुएशन में क्या होता। इवन इट गिव अ फेयर जजमेंट इफ दोज हु अपील अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑर्डर डिड नॉट एक्सेप्ट द जजमेंट, कि भले ही वह निष्पक्ष फैसला देता, लेकिन सरकार के आदेश के खिलाफ अपील करने वाले उसके फैसले को नहीं मानते, तो उस कंडीशन में क्या होता। दिस इज़ वाई एन इंडिपेंडेंट एंड पावरफुल जुडिशरी, तो हम कहें कि इस कंसिडर एसेंशियल्स फॉर डेमोक्रेसी, ऑल द कोर्ट्स ऑफ ऑल द लेवल्स इन अ कंट्री पुट टुगेदर आर कॉल्ड जुडिशरी। वही इसी वजह से जो है हम कहें कि लोकतंत्रों के लिए स्वतंत्र और प्रभावशाली न्यायपालिका को जरूरी माना जाता है। देश के विभिन्न स्तरों पर मौजूद अदालतों को सामूहिक रूप से न्यायपालिका कहा जाता है। द इंडियन जुडिशरी consists of a supreme court for the entire nation, high courts in the states, district courts, and the courts at local level. India has an integrated judiciary. It means the Supreme Court controls the judicial administration in the country. Its decisions are binding on all other courts of the country. It can takes up any dispute। कि हम कहें कि भारत की न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो पूरे देश के लिए सर्वोच्च न्यायालय, राज्यों के उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय हैं और स्थानीय स्तर के जो न्यायालय होते हैं, भारत में न्यायपालिका एकीकृत है। इसका मतलब यह है कि सर्वोच्च न्यायालय देश के न्यायिक प्रशासन को नियंत्रित करता है। देश की सभी अदालतों को उसका फैसला मानना होता है। वह इनमें से किसी भी विवाद पर सुनवाई कर सकता है। यानी सपोज कीजिए कि कोई लोकल कोर्ट में कोई चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है और वहाँ पे कोई व्यक्ति जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है लोकल कोर्ट के उससे, तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपने याचिका दायर कर सकता है। कोई स्थानीय स्तर पर चल रहा है, कोई राज्य स्तर पर चल रहा है, तो वो इस तरह के अगर फैसलों से जो वहाँ की कोर्ट है उनके फैसलों से अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, तो ऐसी कंडीशन में वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इट कैन टेक अप एनी डिस्प्यूट, वो किसी भी विवाद को जो है सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई कर सकता है। जैसे बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, देश के नागरिकों के बीच में अगर कोई विवाद चल रहा है तो उसका जो सुनवाई है वो सुप्रीम कोर्ट में हो सकती है। बिटवीन सिटीजन्स एंड द गवर्नमेंट, नागरिकों सरकार के बीच में अगर कोई चल रहा है, विवाद चल रहा है, तो वो भी सुप्रीम कोर्ट में डिस्कस हो सकता है। बिटवीन टू और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, दो या दो से अधिक राज्य सरकारों के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी यहाँ पे सुनवाई हो सकती है। बिटवीन गवर्नमेंट एंड द नेशंस एट स्टेट लेवल, केंद्र और राज्य सरकार के बीच में अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है तो वो भी हम कहें कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुनवाई उसकी की जा सकती है। इट इज़ द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। इट कैन हियर अपील्स अगेंस्ट द डिसीजंस ऑफ द हाई कोर्ट्स, कि हम ये कहें कि यह फौजदारी और दीवानी मामलों में अपील के लिए सर्वोच्च संस्था जो है वो सुप्रीम कोर्ट मानी जाती है। यह उच्च न्यायालयों के फैसलों के खिलाफ सुनवाई कर सकता है, यानी जितने भी उच्च न्यायालय हैं उनमें अगर कोई केस चल रहा है और जो अपीलेट है, जो अपील करने वाला है, वो अगर वहाँ के कोर्ट के फैसले से वो सहमत नहीं है तो वो सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका दायर कर सकते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मीन्स दैट इट इज़ नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द लेजिस्लेचर और द एग्जीक्यूटिव्स। द जज डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट or according to the wishes of the party in the power. That's why all modern democracies have courts that are independent for the legislature and the executive. India has achieved this. The judges of the Supreme Court and the High Court are appointed by the President on the advice of Prime Minister and in consultation with the Chief Justice, the Supreme Court in practice. It now means that the senior judges of the Supreme Court select the new judges of the Supreme Court and the High Courts। कि हम कहें कि न्यायपालिका की स्वतंत्र का मतलब जो है वह है कि विधायिका और कार्यपालिका के नियंत्रण में कार्य नहीं करती है। न्यायाधीश सरकार के निर्देश या सत्ताधारी पार्टी की मर्जी के अनुसार जो है हम कहें कि काम नहीं करते हैं। इसी वजह से सभी आधुनिक लोकतंत्रों में हम कहें अदालतें विधायिका या कार्यपालिका के अधीन नहीं होती हैं। भारत में इस लक्ष्य को हासिल कर लिया है। राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को प्रधानमंत्री की सलाह पर और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के मशवरे से नियुक्त करते हैं। व्यवहारिक तौर पर हम बात करें कि इस व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय जो है कि वरिष्ठ न्यायाधीश हैं। सर्वोच्च हम कहें कि जो आपके
न्यायालय और उच्च न्यायालयों के जो नए न्यायाधीशों को चुनते हैं, इनमें राजनीतिक कार्यपालिका की दखल की गुंजाइश बेहद कम होती है। यानी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो होती हैं वो इनमें जो है हम कहें कि दखल अंदाजी नहीं कर सकती हैं। सर्वोच्च न्यायालय के सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को ही हम अमूमन मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो जुडिशरी होती है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होती है, फ्री होती है। वो किसी भी पार्टी या पॉलिटिकल पार्टी, हम यहाँ कहें कि किसी भी लीडर्स के बीच में वो जो लीडर्स होते हैं वो इस तरह से हम कहें कि जुडिशरी के डिसीजंस में इंटरफेयर्स नहीं कर सकते हैं। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज़ नियर बाय इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम और हर from that position. It is as difficult as removing the president of India. कि हम कहें कि कि हम कहें कि एक बार किसी व्यक्ति को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त करने के बाद उसे उसके पद से हटाना लगभग असंभव हो जाता है। उसे हटाना भारत के राष्ट्रपति को हटाने जितना ही मुश्किल है। किसी भी न्यायाधीश को संसद के दोनों सदनों में अलग अलग 2/3 बहुमत में अविश्वास प्रस्ताव पारित करके ही हटाया जा सकता है। जैसे कि हम कहें कि ए जज कैन बी रिमूव्ड ओनली बाय द इम्पीचमेंट मोशन पास सेपरेटली बाय द 2/3 मेंबर्स ऑफ द 2 हाउसेस। यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों के जो मेंबर्स हैं, अगर वो 2/3 अपनी मेजॉरिटी देते हैं, इम्पैचमेंट शो करते हैं, अविश्वास शो करते हैं जज के अकॉर्डिंग, तो ही जज को रिमूव किया जा सकता है। इट हैज़ नेवर हैपन इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। तो हम कहें कि भारतीय लोकतंत्र में ऐसा अभी तक जो है वो नहीं हुआ है। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो one of the most powerful in the world. The Supreme Court and the High Court have the power to interrupt the constitution of the country. They can declare invalid any law of the legislature or the actions of the executive, whether the union level or at the state level, if they find such a law or action against the Constitution. Thus, they can determine the constitutional validity of any legislation or action of the executive in the country. When it is challenged before them, it is known as the judicial review. The Supreme Court of India has also ruled that the core or the basic principle of the Constitution cannot be changed by the Parliament. ये हम कह सकते हैं कि भारत की न्यायपालिका दुनिया की सबसे अधिक प्रभावशाली न्यायपालिकाओं में से एक मानी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को देश के संविधान की व्याख्या का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि विधायिका जो लेजिस्लेटिव है का कोई कानून या कार्यपालिका की कोई कार्यवाही संविधान के खिलाफ है, तो वो केंद्र और राज्य स्तर पर ऐसे कानून या कार्यवाही को अमान्य घोषित कर सकते हैं। इस तरह जब उनके सामने हम कहें कि किसी कानून या कार्यपालिका कार्यवाही को चुनौती मिलती है, तो वे उनकी संवैधानिक वैधता तय करते हैं। इसे हम कहें कि न्यायिक समीक्षा के रूप में भी जाना जाता है। भारत में सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी फैसला दिया है कि संसद संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को बदल नहीं सकती है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन में जितनी भी चीज़ें लिखी हुई हैं उन्हें संसद अपने बेसिस के ऊपर जो है प्रिंसिपल्स जो हैं उनको वो चेंज नहीं कर सकती हैं। द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ द इंडियन जुडिशरी अलाउ इट टू एक्ट एज द गार्जियन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। कि भारतीय न्यायपालिका के अधिकार और स्वतंत्रता उसे मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में काम करने की क्षमता प्रदान करते हैं। वी शैल सी इन द नेक्स्ट चैप्टर that the citizens have the right to approach the courts to seek remedy in case of any violation of their right। कि हम कह सकते हैं हम अब नागरिकों के अधिकार वाले अध्याय में देखेंगे आगे जो आएगा कि नागरिकों को संविधान से मिले अपने अधिकारों के उल्लंघन के मामले में इंसाफ पाने के लिए अदालतों में जाने का अधिकार है। In recent years, the court have given several judgments and directives to protect public interest and human rights. Anyone can approach the court if public interest is hurt by the actions of the government। हम कहें कि हाल के वर्षों में अदालतों ने सार्वजनिक हित और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए विभिन्न फैसले और निर्देश दिए हैं। सरकार की कार्रवाइयों से जनहित को ठेस पहुंचने की स्थिति में कोई भी अदालत जा सकता है। इसे जनहित याचिका हम कहते हैं। The court intends to prevent the misuse of the government's power to make decisions. They check malpractices on the part of public officials.
That is why the judiciary enjoys a high level of confidence among the people. हम कह सकते हैं कि अदालतें सरकार को निर्णय करने की शक्ति के दुरुपयोग से रोकने के लिए हस्तक्षेप करती है। वे सरकारी अधिकारियों को भ्रष्ट आचरण से रोकती है। इसी वजह से हम कहें कि लोगों के बीच न्यायपालिका में काफ़ी विश्वास हासिल है। तो ओवरऑल इस चैप्टर में हम कह सकते हैं कि किस तरह से हमारे देश के जो डिफरेंट सोर्सेज हैं, हम कहें लेजिस्लेचर है, जुडिशरी है, गवर्नमेंट है, एग्जीक्यूटिव्स है, वो किस तरह से काम करते हैं, उनके पास में क्या क्या पावर्स है। तो इस चैप्टर में हमने ये सारी चीज़ें डिस्कस कर ली। आई होप स्टूडेंट्स दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।